हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए स्टडी जोन। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति से पूर्व यूरोप बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो कम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप। फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप में एकता का अभाव था। संपूर्ण महाद्वीप छोटे छोटे अनेक राज्यों में विभक्त थे तथा उनकी शासन पद्धति भी अलग अलग थी। कुछ राज्य चर्च के अधीन थे और उनकी शासन पद्धति उसके अनुसार चलती थी। तुर्की में भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारिता का राज्य था। यूरोप के प्रमुख देश जैसे कि फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा में भी निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन था। केवल इंग्लैंड में संवैधानिक शासन था। 18वीं शताब्दी में यूरोप में दो प्रमुख क्रांतियां हुई। प्रथम औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड था फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टि से दो वर्गों का उदय हुआ, जिसमें पहला था पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड था मजदूर यानी कि लेबर, जिनके परस्पर संघर्ष ने भविष्य में राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। तथा फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ, उसके पुरातन व्यवस्था तथा तत्कालीन दोषपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध ये की गई थी। इस क्रांति से पूर्व की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहा जाता है। 17वीं शताब्दी तक शासन का केंद्र बिंदु राजा था। राजा के शब्द ही कानून होते थे तथा राजा की इच्छा ही राज्य की खुशी एवं स्वयं को ईश्वर का वह प्रतिनिधि मानता था और राजा के दैवी अधिकारों अर्थात डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। राजा के दैवी अधिकार जो थे उसमें पहला था राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। दूसरा, कोई भी मानवीय शक्ति राजा को वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। और तीसरा था राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि कैसे राजा अपनी निरंकुशता की हदों को पार कर चुका था। उसकी नज़रों में जनता का कोई भी महत्व नहीं था। 18वीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों की क्या स्थिति थी, आइए हम जानते हैं। जिसमें प्रथम है इंग्लैंड। इसके विषय में हम जानते हैं। पहला जो था कि संसदीय प्रणाली स्थापित हुई इंग्लैंड में और 1714 में हैनोवर वंश का विकास हुआ, जो कि जॉर्ज प्रथम जो कि 1714 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर आसीन हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ। 1760 में जॉर्ज तृतीय राजगद्दी पर बैठा, जो कि कठपुतली नहीं बनना चाहता था। उसने कैबिनेट प्रणाली को चुनौती दी। साथ ही बिग दल जो कि 1688 में बना था, उसके स्थान पर टोरी दल की स्थापना हुई। जॉर्ज तृतीय की नीति, जिसकी वजह से अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फ्रांस की सहायता से अमेरिका इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। वह इंग्लैंड की प्रतिष्ठा में कमी आई। तो इस प्रकार हम देखते हैं इंग्लैंड में किस प्रकार से परिवर्तन हुए 18वीं शताब्दी के दौरान। अब हम जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस में क्या हुआ, अधिकार उसमें उस समय दो वर्ग था। एक था अधिकार प्राप्त वर्ग यानी कि प्रिविलेज्ड क्लास और दूसरा था सामान्य जनता। जो अधिकार प्राप्त वर्ग थे उनके अतिरिक्त शेष जनता जो थी उसका जीवन नारकीय था अर्थात नरक के समान था। उनको किसी प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, न ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। सारे कर जो थे वो उन्हें ही चुकाना पड़ता था।
जिसके परिणाम स्वरूप हुआ फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अब हम जानते हैं रूस के बारे में, यानी कि रसिया। यह सबसे विशाल राज्य, किंतु इसका कोई विशेष स्थान नहीं था। यह बर्बर राज्य, यानी कि इसके पास कोई भी सभ्यता नहीं थी, एकदम जंगली के जैसे थे, इसीलिए इसे बर्बर राज्य कहा जाता है, यानी कि सभ्यता से वंचित था ये। और धीरे धीरे जब पीटर महान यहाँ का शासक बना तो यह प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हुआ। पीटर महान ने राजधानी अपनी सेंट पीटर्सबर्ग को बनाया, जो परंपरागत राजधानी थी उसे छोड़कर। उसकी उत्तराधिकारी जो थी कैथरीन द्वितीय, जिसने 1762 से 1796 ईस्वी तक शासन किया, जॉर्ज पीटर तृतीय की पत्नी थी। वह 34 वर्षों तक कठोरतापूर्वक शासन की व रूस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और इम्पोर्टेंट इवेंट ये हुआ था रूस में कि 1772 में पोलैंड का विभाजन हो गया। 18वीं शताब्दी में इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तथा उसका यूरोपीय राजनीति में कोई महत्व न था। इटली में उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था तथा वह आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़े राज्यों का एक समूह मात्र था। इन राज्यों में प्रमुख थे सेवाए, नेपिल्स, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, पिडमांट व टस्कनी आदि। पोलैंड। मध्यकाल में पोलैंड एक शक्तिशाली राज्य था, किंतु बाद में उसकी शक्ति में ह्रास होना प्रारंभ हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण था पोलैंड के में कमजोर शासन व्यवस्था का होना, जिसकी वजह से उसके 3 पड़ोसी देश रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने 1782 में उसको आपस में बांट लिया। स्पेन। 18वीं शताब्दी में स्पेन बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं रहा था। स्पेन में बुर्बा वंश का शासन था। फ्रांस में बुर्बा वंश का ही शासन होने के कारण स्पेन और फ्रांस के जो संबंध थे वो मधुर थे। हॉलैंड में शक्तिशाली ऑरेंज वंश का शासक विलियम फिफ्थ का शासन था। विलियम फिफ्थ एक शक्तिशाली एवं निरंकुश शासक था। स्विट्जरलैंड। यह एक गणतंत्रात्मक राज्य था। यूरोप में राजनीतिक दृष्टि से स्विट्जरलैंड का विशेष महत्व न था। डेनमार्क, नॉर्वे व स्वीडन छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, जिनका यूरोपीय राजनीति पर विशेष प्रभाव नहीं था। जर्मनी। इटली के समान जर्मनी भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिसकी संख्या लगभग 360 थी। इटली की तुलना में जर्मनी बहुत अधिक राज्य थे। जर्मनी को ही पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग माना जाता था। ऑस्ट्रिया व प्रसा भी पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। पवित्र रोमन साम्राज्य जो था अत्यंत कमजोर था। यही कारण है कि वोल्टेयर ने उसके विषय में लिखा है, यह न तो पवित्र था, न ही रोमन था और न ही साम्राज्य था। पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट का पद वंशानुगत नहीं था, अपितु इसके निर्वाचन का अधिकार जर्मनी के प्रमुख 7 राज्यों को था। इन्हें इसी कारण इलेक्टर कहा जाता था। पद वंशानुगत न होने के पश्चात भी सदियों से इसका सम्राट ऑस्ट्रिया का शासक ही था। पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक अत्यंत कमजोर था तथा वास्तविक शक्ति उसके हाथ में निहित थी। ऑस्ट्रिया। पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला ऑस्ट्रिया जो था एक शक्तिशाली राज्य था। ऑस्ट्रिया में जो है हैब्सबर्ग वंश का राज्य था, जो कि एक शक्तिशाली राजवंश था। ऑस्ट्रिया साम्राज्य के अंतर्गत जो बोहेमिया, हंगरी, मिलान, नीदरलैंड व ऑस्ट्रिया के प्रदेश थे, इन राज्यों में एकता की भावना का अभाव था। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के प्रमुख शासक चार्ल्स VI था। जोजेफ द्वितीय जो था वो फ्रांस की क्रांति के समय ऑस्ट्रिया का शासक था, जो कि एक योग्य शासक था। अपने शासन के दौरान जोजेफ द्वितीय ने अनेक सुधार किए। फ्रांस की क्रांति के पश्चात ऑस्ट्रिया का यूरोपीय राजनीति में महत्व उसी की देन थी। प्रसा।
प्रसा छोटा किंतु एक शक्तिशाली राष्ट्र था। प्रसा का वास्तविक इतिहास जो है 1701 ईस्वी से प्रारंभ होता है। प्रसा में होहेन-जोदड़ो वंश का शासन था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक फ्रेडरिक द्वितीय, जो कि 1740 से 1786 ईस्वी तक शासन किया, जिसे हम फ्रेडरिक महान भी कहते हैं। फ्रेडरिक द्वितीय के लंबे शासनकाल में इस राजवंश की चारित्रिक विशेषताओं, तरीकों और महत्वाकांक्षाओं की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हुई। निस्संदेह वह अपने वंश का योग्यतम शासक था और इसलिए इसे महान कहा जाता था। ऐसा हेजन ने फ्रेडरिक द्वितीय के विषय में लिखा है। फ्रेडरिक एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। उसका कहना था, प्रसा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ढंग से मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। उसने उद्योग धंधे, विद्यालय तथा युद्धों द्वारा प्रसा को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सम्मान प्राप्त कराया। लेकिन फ्रेडरिक का उत्तराधिकारी फ्रेडरिक विलियम द्वितीय जो था, अत्यंत निर्बल एवं अयोग्य था। फ्रेडरिक महान के शासनकाल में प्रसा का जितना ही यश विस्तार हुआ, उसके काल में उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति को उतना ही आघात लगा। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा का ही प्रभुत्व छाया हुआ था। तो धन्यवाद।